दुर्गा सीरीज 22 आज हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले जो भी वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। यह ज्ञान बिंदु का बुक है और यह बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ज्ञान बिंदु दुर्गा प्रैक्टिस सेट करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं सारे वीडियोज़। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश द्वारा अपना नया कूटनीतिक केंद्र चेन्नई में खोलने की योजना बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? आपका आंसर होगा सैयद शाहिद हकीम को सम्मानित किया गया है। बस इतना इसमें जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए यहाँ पे, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा किया तथा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से विभाजन लागू हो गया था। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है। बंगाल विभाजन का विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया। उसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ। 6 मई 1910 ईस्वी को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। उनके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी। इसी समय 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई, जिसे 1912 ईस्वी में मूर्त रूप दिया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी तक भारत का वायसराय के पद पर रहे थे। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन के साथ हुए थे। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में राजनीतिक समझौता हुआ, जिसके लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसकी अध्यक्षता आर.सी. मजूमदार ने की थी। बाल गंगाधर तिलक यानी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, थोड़ा सा भी बाकी है इसमें। रॉलेट एक्ट 1919 में, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917 ईस्वी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 इत्यादि इन्हीं शासनकाल की घटना है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी भारत के वायसराय थे। इनके काल की प्रमुख घटनाएं निम्न है: स्वदेशी आंदोलन, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 इत्यादि। 1909 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1906 ईस्वी में आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? स्प्राइट। विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान स्प्राइट नाम दिया गया है। 23 जून 2017 को बैकृतु स्टारशॉट कार्यक्रम के 6 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। इसको छोड़िए। भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था और यह पूर्णतः तकनीक से निर्मित था। भास्कर सेकेंड को 20 नवंबर 1981 को कास्पुतीन यान से प्रक्षेपित किया गया था। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, जिसके द्वारा आपका टेलीमेट्री, समुद्र विज्ञान और जल विज्ञान पर आंकड़े जुटाए हैं। इनसैट फर्स्ट डे, यह एक भारतीय संचार उपग्रह था जिसको वर्ष 1982 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा था। क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इनके बारे में पढ़ेंगे। भारत में पहली बार सन 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया था, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया 1867 ईस्वी में धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया एवं धन निष्कासन से
को देश के सभी दुखों का मूल कारण माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एनी बेसेंट आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट महिला अधिकारियों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थीं। वर्ष 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र का अध्यक्ष चुने गए थे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? अब खान अब्दुल गफार खान को। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी का उपनाम से जाना जाता है। प्रमुख व्यक्तियों के नाम एवं उनके उपनाम यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। भगत सिंह शहीद आजम, वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष सरदार, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव, लाला लाजपत राय पंजाब के श्री लाला जी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, सरोजिनी नायडू भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी, अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति, राजेंद्र प्रसाद देश रत्न, आजाद शत्रु। ठीक है। चित्तरंजन दास देशबंधु, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण लोकनायक और राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1984 ईस्वी में 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल 1984 से 89 ईस्वी तक था। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री 1947 में थे। ठीक है। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्र संग्राम का सेनानी एवं प्रमुख चिंतक एवं समाजवादी राजनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। देखिए यहाँ पे लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता दल की सरकार ने यह 44वां संशोधन किया था। इस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार आंतरिक अशांति का स्थान पर बदलकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। मूल अधिकार में सम्मिलित संपत्ति का अधिकार को समाप्त करने के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार दर्जा दिया गया। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका निपटारा ऐसे पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे संसदीय कानून द्वारा नियुक्त किया जाए। 40वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम शामिल किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। यह संविधान संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधनों में अधिक व्यापक था। इसी कारण इसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। इसके द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन निम्न है। कौन कौन हुए थे? संविधान की उद्देशिका में 3 शब्दों पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क, उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी अनुच्छेद 43 क, पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं अन्य वन्य जीव की सुरक्षा अनुच्छेद 48 क में है। ठीक है। एक नए अध्याय भाग 4 क में अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया। अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया तथा इसे पुनः 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा
इसे 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ मिलान करना है, तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका का अधिकार पत्र है। राजनीति राज्य के नीति तो आयरिश संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान। केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान। ली गई विशेषताएं और उनके स्रोत देखिए यहाँ पे। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। गुणात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति से। मूल्य, कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श रूस के संविधान से। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो आपका राजीव महर्षि को। ये छोड़ दीजिए, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। काफ़ी है, बस थोड़ा सा कुछ अनुच्छेद के बारे में जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था किया गया है। इसका कार्य संसद द्वारा आवंटित धन की देखरेख करना, ताकि सरकारी धन का उपयोग उचित तरीके से हो रहा है या नहीं इसका पता लगाया जाए। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होती है। सह-क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान। ऑप्शन ए आंसर आपका हो जाएगा। सह-क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात में स्थित सीमा विवाद है। यह विवाद कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबे मुहाने को लेकर है। सर क्रिक पानी के कटाव के कारण बना है। वहाँ ज्वार भट्टे के कारण यह तय नहीं हो पाता है कि इसकी कितनी सीमा पानी में रहेगा और कितना पानी से बाहर। वर्तमान में इस नाले का नाम सर क्रिक है, लेकिन कच्छ के पुराने दस्तावेजों में इसे सर क्रिक कहा गया है। इसका कारण ये बताया जाता है कि पहले इस नाले में सीरी नामक मछली पाई जाती थी, जिसके नाम पर इस नाले का नाम सर क्रिक पड़ा। सर क्रिक मामले पर विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ था। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। यह विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा है। यह सीमा भारत एवं पाकिस्तान के बीच 33 से 23 किलोमीटर लंबी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान 2670 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम डूरंड रेखा है, जिसका निर्धारण 12 नवंबर 1983 ईस्वी में ब्रिटिश भारत सरकार के सचिव सर मोटिम्पर डूरंड और अफगानिस्तान के अमीर या शासक अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते के द्वारा किया गया था। भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड रेखा है, जिसका लंबाई 106 किलोमीटर है। यह सीमा लद्दाख में है। चीन भारत के बीच 3428 किलोमीटर लंबी सीमा मैकमोहन रेखा है। यह निम्न भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाती है: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम से। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई 40 से 96 किलोमीटर है। यह भारत के निम्न राज्यों सीमा रेखा से बनती है, जो इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाले देश बांग्लादेश तथा सबसे कम सीमा साझा करने वाले देश अफगानिस्तान है। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध की घोषणा किया था कि 2040 तक पेट्रोल और डीजल के वाहनों की बिक्री बंद होनी चाहिए। फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी पेरिस है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा
सड़कों के देख रखाव हेतु बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो आपका आरंभ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, आइए पढ़ लेते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पश्चिम बंगाल यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका बी आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा उपकरण है जिसके विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को मापता है। जीएचआई की वार्षिक गणना की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बस इतना जानिए। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, नांगल किसके लिए जाना जाता है? यह आपका उर्वरक के लिए जाना जाता है। नांगल उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नांगल पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित एक मुख्यतः यूरिया आइए पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा कभी कभी हैंग कर रहा है तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं, नांगल उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नांगल पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित एक मुख्यतः यूरिया का उत्पादन करता है। तांबा धातु का अयस्क कॉपर पाइराइट कैल्फोसाइट से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। उत्पादक राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश आदि। इसे राजस्थान में खेतड़ी एवं सिधाना के खान से तथा मध्य प्रदेश में तरेगांव एवं मलजखंड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तेल परिशोधन संयंत्र। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण के 17 तेल शोधक कारखाने तथा निजी क्षेत्र के 3 तेल परिशोधन संयंत्र हैं। पेट्रोलियम सागरीय उत्पत्ति वाली औषधि शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में यह टर्सरी युग की संरचनाओं से मिलता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? आपका तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्रति 100 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। गोवा में 973 है, तमिलनाडु में 996 है, सिक्किम में 890 है, कर्नाटक में 973 है, केरल में 1084 है। सबसे अधिक ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे तमिलनाडु होगा, केरल नहीं दिया है तो 996 वहाँ पे। और दमन एवं दीप में देखिए 618 है। सबसे कम बिहार में 918 है। भारत का लिंगानुपात टोटल 943 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य निम्न है। हरियाणा 889 यानी 8079 भी बोल सकते हैं इसको। सॉरी 8000 नहीं है, 100 नहीं भी है, 879। ठीक है, जम्मू कश्मीर आप हिंदी में बोल सकते हैं 889। जम्मू कश्मीर में 879 बोलते हैं ना 79 को। अब देख लीजिए क्या बोलते हैं, 79 ही बोलते हैं, 79 80। हाँ, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे 89 889, सिक्किम में 890, पंजाब में 895 और उत्तर प्रदेश में 912। अधिकतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं। केरल 1084, पुदुचेरी 1037, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991 यानी 91। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है? आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया द्वीप में हुआ है। विश्व के प्रमुख मड वोल्केनो में आते हैं येलोस्टोन पार्क अमेरिका, लूसी इंडोनेशिया, ईरान मकरान पाकिस्तान और ईरान,
बाकू अजरबैजान और बाराटांग द्वीप अंडमान और भारत में। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं। ज्वालामुखी एक दरार अथवा निकास होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिससे लावा, ज्वालामुखी गैस, भाप और ताप खंडम पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी जिसके मुख्य से हमेशा धूल, धुआं, गैसें, वाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, जिन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ज्वालामुखी देश का नाम किलायू मौना लोआ हवाई द्वीप अमेरिका में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, माउंट इरेबस अंटार्कटिका में है, वेरन द्वीप अंडमान में है, ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली सीमा पर है, और स्ट्राम्बेली जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए माउंट एटना कहाँ है? सिसिली में है। सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो काफी समय से शांत हैं लेकिन उससे उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सुषुप्त ज्वालामुखी जो निम्न है: विसुवियस इटली, फ्यूजियामा जापान, क्राकटोआ इंडोनेशिया तथा नारकोंडम पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप में है। नेक्स्ट यहाँ देखिए शांत ज्वालामुखी, जब उससे उद्गार होने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाता है और उसके मुख जल आदि से भर जाता है तब उसको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण के लिए पोपा म्यांमार, एकांगुआ दक्षिण अमेरिका, किलिमंजारो तंजानिया, कोह सुल्तान देवबंद ईरान इत्यादि। नेक्स्ट यहाँ देखिए निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लड़के और लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए प्रार्थना समाज की मांग में लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि की मांग नहीं किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बम्बई में किया गया था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने। इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य महादेव गोविंद रानडे ने किया था। प्रार्थना समाज को में एकस्वरवाद पर जोर एवं हिंदू समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया था और स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। महादेव गोविंद रानडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए वर्ष 1884 ईस्वी में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो आपका प्रादीप बंदरगाह, ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अमेरिका से आया एक बहुत बड़ा कच्चा तेल मालवाहक पोत उड़ीसा के प्रादीप बंदरगाह पर पहुंचा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पहला पोत लाया था। बस इतना इसमें जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? तो आपका यहाँ पे 14वें राष्ट्रपति बने थे। बस इतना जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। मिलान करना है तो आइए इधर ही मिलान कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। लोथल भगवान गुजरात में है, भगवान नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में। इसे याद रख लीजिएगा, रोपड़ पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आप चाहे तो कई बार पढ़े इसके बारे में, हम लोग फिर भी देख लेते हैं। लोथल भगवान नदी पर गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन बंदरगाह शहर था। इसे हड़प्पाकालीन व्यापारिक राजधानी कहा जाता था। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है जिसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। राखीगढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होगा। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन ए सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान
स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, भी सही है। उद्देशिका इस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, भी सही है। भारत के संविधान के प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका का संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है वह हमारे संविधान के आधार स्तंभ है। उद्देशिका में माना जाता है कि भावनाएं तथा आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप से समाविष्ट हैं। संविधानविदों ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा के समान माना है। संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत भारत के लोगों में निहित है। भारतीय राज्य को कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। इसमें वे उद्देश्य वर्णित है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, वह अनंत समय के लिए किया जाता है। पेटेंट की अवधि 20 साल के लिए होती है, अनंत समय के लिए नहीं। ठीक है। भारतीय पेटेंट कार्यालय को पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क्स के नियंत्रक जनरल कर्तव्य, छोड़िए सब नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। आइए क्वेश्चन यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ऑप्शन सी आंसर होगा। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत नदी का अफवाह तंत्र 3 देशों में है, तिब्बत यानी चीन, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। इसके दाईं ओर एक की सहायक नदियाँ सुबनसिरी, संकोश, मानस, तीस्ता, पुथीमारी, भरेली आदि। इसके बाईं ओर की सहायक नदियाँ लोहित, दिबांग या सिकांग, बरही, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी एवं वराक आदि। लोहित एवं दिहांग नदियों के संगम पर बना भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, जिसका अर्थ है शोधक। नामचा बरवा पर्वत के निकट यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद जब असम घाटी में प्रवेश करती है तब यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो आपका ताइवान नहीं लगता है। ताइवान भारत की सीमा से नहीं लगता है। ताइवान पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है और इसके आसपास के कई द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग बना है, जिसका मुख्यालय ताइवान द्वीप है। चीन से लगने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्न है: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि। म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। भूटान से भी देख लीजिए। भूटान से कौन से राज्य लगते हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम आदि। अंडमान और निकोबार थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? आपका आंद्रे अजोले। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। इरीना बोकोवा का कार्यालय बुल्गारिया देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और विश्व इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, याद कीजिएगा। इसके सदस्य देश 193 है। यूनेस्को के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं हम लोग। किस राजनीतिज्ञ ने द
कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो आपका हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। लोकतंत्र के बारे में कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे बी आंसर होगा। इसे लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग। सकल घरेलू उत्पाद को डॉट डॉट के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। ऑप्शन ए आंसर होगा। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 21 मार्च तक रहता है। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं और अंतिम मौद्रिक मूल्य में जब उस वर्ष में उसके विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेशों से आय को जोड़कर और मूल्य ह्रास को घटाकर जो आय बचती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी को देश की जनसंख्या से भाग देकर भागफल द्वारा प्रति व्यक्ति आय को निकाला जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।